Hello students, myself Sushil Shukla, biology mentor. Welcome to Reliant Learning Solution. Dear students, आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है डाइवर्सिटी और एक है लिविंग। सबसे पहले अगर हम आपको बात करें कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, आपने देखा है कि इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। सभी में बेटा क्या है, सभी में डाइवर्सिटी है। सभी सेम नहीं आपको दिख रहे हैं, सभी की मॉर्फोलॉजी अलग है, सभी का कैरेक्टर्स अलग है। क्या है वो डाइवर्सिटी है। और उसी डाइवर्सिटी को हम कहां देख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में है, उनमें सभी में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पाई जा रही है। अब अगर हम लिविंग की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि आखिर लिविंग है क्या बेटा, तो हम आपको डियर स्टूडेंट्स बताएं कि लिविंग का मतलब होता है कि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड। सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं तो वो क्या है, वो बेटा लिविंग है। और अगर ये किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। तो जरा सबसे पहले हम ये टर्म्स पढ़ लें कि हम किस बेस पे ये कह रहे हैं कि आखिर ये लिविंग है। हम क्यों कह रहे हैं कि लिविंग है, तो लिविंग का मतलब अगर हम आपसे बताएं कि लिविंग में दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ vital activities, vital activities are regulated। इसका मतलब है कि वेरियस टाइप्स ऑफ वाइटल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, और हम इसी के बेस पे कह रहे हैं कि लिविंग है। लेकिन अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वाइटल एक्टिविटीज क्या है। भाई एक्टिविटीज का मतलब तो क्रियाएं, हम बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वाइटल का मतलब होता है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं, और वो जैविक क्रियाएं जो हमारे बॉडी में चल रही हैं, बहुत सारी जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उसी के बिहाव पे हम वो कहते हैं कि ये लिविंग है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये वाइटल एक्टिविटीज है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि वाइटल एक्टिविटीज में बहुत सारे जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, तो वो लिविंग इसलिए है कि उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है सेलुलर नेचर है। क्या है, सेलुलर नेचर। सेलुलर नेचर का मतलब यह है कि कोई भी बेटा लिविंग है तो उसके अंदर सेल जरूर है। अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेल नहीं है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है। और आपको पहले से ही मालूम है बेटा कि प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यही प्रोटोप्लाज्म जिसको हम जीव द्रव्य कह रहे हैं, तो यही प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोई आपके अंदर वाइटल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सेलुलर उसका नेचर होना चाहिए, सेल जरूर होनी चाहिए। और जब सेल जरूर होनी चाहिए तो आपको बेटा पता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप कि सेल का मतलब क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारी सेल है वो बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट है। जैसे हम आपको और एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, मान लीजिए एक वॉल है इस प्रकार की, और वॉल में इस प्रकार के ये देखिए जैसे ईंटें लगे होते हैं, ब्रिक्स लगी होती है इस प्रकार से। ये अगर इसको हम देखें, ये ब्रिक्स लगी होती है ईंटों को, तो वास्तव में क्या है कि ये जो एक एक बॉक्स आप देख रहे हो, एक एक ईंटें आप देख रहे हो, ये क्या है, एक ये यूनिट है सेल की। या एक और हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, आपने
हाइव्स देखा है, हनी बी का हाइव्स देखा है, और हनी बी के हाइव्स में अगर देखें, मधुमक्खी के छत्ते में देखें, तो उस छत्ते में जब आप हनी को आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें हेक्सागोनल बहुत सारी सेल्स बनी होती है बेटा, बहुत सारी ऐसे हेक्सागोनल सेल्स बनी होती है, और इस हेक्सागोनल सेल्स को ही हम कह रहे हैं एक यूनिट के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं सेल। इसका मतलब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी, अगर सेल नहीं है, क्योंकि सेल के हमने कंपैरिजन किससे किया है, एक वॉल से किया है। इसका मतलब आपके रूम में जो वॉल बनी है उस वॉल में क्या है, ईंट है। अगर एक ईंट ना हो तो क्या वॉल तैयार हो पाएगी, नहीं होगी। इसका मतलब एक एक ईंट ने आपस में मिलकर क्या बना, एक वॉल बन गई, और कई वॉल जब आपस में मिल गई हैं तो एक रूम बन गया है, और जब कई रूम, अगर आपने देखा है कई रूम आपको जब बन गए तो एक पूरी बिल्डिंग आप कहते हो कि बिल्डिंग बन गई। इसका मतलब बेटा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो अगर उसके अंदर यूनिट नहीं है वो सेल की, तो वो इतनी बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कोई भी लिविंग बीइंग्स है उसके अंदर सेलुलर नेचर जरूर होना चाहिए। अब जब सेलुलर नेचर होना चाहिए और हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा ऑर्गेनिजम्स तो दो प्रकार के हैं ना, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसकी बॉडी में यूनिसेल, एक सेल है, एक सेल के द्वारा बॉडी कवर्ड है, इसका मतलब वो क्या है, यूनिसेलुलर। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स के द्वारा उसकी बॉडी बनी हुई है, फॉर्म हुई है बॉडी, इसका मतलब क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। तो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, और एक ऑर्गेनिजम्स होता है ए सेलुलर। ए मतलब कि होता ही है एब्सेंट, जिसमें सेलुलर लेयर मुख्य रूप से नहीं दिख रही है आपको, इसका मतलब क्या है, वो ए सेलुलर है। तो अगर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं तो बेटा हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, और अगर वो सेलुलर स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है। तो वाइटल एक्टिविटीज जो रेगुलेट हो रही हैं उसमें पहला पॉइंट था सेलुलर स्ट्रक्चर। अगले बात आते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा उसके अंदर ग्रोथ जरूर होगी। ये सेकंड पॉइंट है हमारा वाइटल एक्टिविटीज का, ग्रोथ जरूर होगी, तभी हम उसको कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ का मतलब यह है कि उसकी मॉर्फोलॉजी जो आप आकार की देख रहे हो, जिसको बाहर से आप देख रहे हो, उसकी तो ग्रोथ हो ही रही है। अंदर, उसके अंदर जो भी सेल्स है, जो भी उसका प्रोटोप्लाज्म है, जो भी उसका मॉस है, वेट है, वो सभी कुछ ग्रोथ हो रही है। उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, वो सभी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ग्रोथ है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो दूसरा बेटा क्या है कि ग्रोथ जरूर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, अगर हम देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से और मेन कैरेक्टर्स क्या है, हम क्यों कह रहे हैं, तो मेन कैरेक्टर क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर न्यूट्रिशन जरूर होगा। बेटा उसके अंदर न्यूट्रिशन जरूर होगा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और आपको पता है कि पोषण का मतलब है कि वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में हम ले रहे हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लोग अपने अंदर बात करें कि मैन जो ले रहा है न्यूट्रिशन, वो क्या ले रहा है, वही ले रहा है, एलिमेंट्स ले रहा है। कौन से एलिमेंट्स, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स। और ये माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स हैं क्या, किससे फॉर्म है, वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स,
विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है? ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हम लोग लेते हैं, इसका मतलब हम लोग के अंदर भी न्यूट्रिशन है, हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं तभी तो सरवाइव कर पा रहे हैं अपने आप को। तो वैसे ही जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन जरूर होगा। अब न्यूट्रिशन के बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉप्स, एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक, और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेटा मतलब क्या है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसको हम सेल्फ नरिशमेंट के द्वारा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सेल्फ अपना स्वयं बना रहे हैं उसको, भोजन को। इसका मतलब क्या है? वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और आपको हम अगर बताएं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है बेटा, आप जानते हो जितने प्रकार के प्लांट्स हैं, जितने ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हो या कुछ एल्गी वगैरह आप देख रहे हो जिनमें भी क्लोरोफिल है बेटा, वो सभी ऑटोट्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि उनमें एक प्रोसेस है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं उसको ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उसमें ग्रीन प्लांट्स और एल्गी वगैरह आप जानते हो, इसमें सब में क्लोरोफिल है, सब में पिगमेंट है, और पिगमेंट अगर है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया बेटा जरूर होगी। दूसरा प्रोसेस होता है इसमें न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? जो डिपेंड है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, सेल्फ नरिशमेंट नहीं कर पा रहा, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। और दूसरों के ऊपर डिपेंड का मतलब क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो सेप्रोफिटिक के रूप में है, कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक के फॉर्म में डिपेंड है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको बताएं, जैसे अगर आप फंगस वगैरह में आप देखें, अभी आगे हम आपको डिटेल और बताएंगे, फंगस वगैरह देख लीजिए आप कि वो सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बैठकर ही अपना भोजन ले रहा है। तो क्या है वो सेप्रोफिटिक है। आप मार्केट से ब्रेड लेके आते हो और ब्रेड आप लाइए और ब्रेड को आप यूज ना करिए 2-4 दिन, तो आप देखेंगे कि अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर पूरा फंगस लग जाएगा। इसका मतलब फंगस वो है क्या? वो बेटा एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस स्टोलोनीफर। और वो राइजोपस स्टोलोनीफर एक सेप्रोफिटिक है, वो ऊपर बिल्कुल बैठकर अपने फूड को ले रहा है और आपके फूड को उसने खराब कर दिया। इसके अलावा आपने देखा आपके घर में वेजिटेबल्स है, खराब हो जाती है। इस मौसम में, गर्मी के मौसम में तो आप विशेष रूप से देख रहे हो कि अगर कोई भी पिकल्स है, अचार है, वेजिटेबल्स है, आपने रख दिया उसको तो दूसरे दिन वो खराब हो जाएगा। और उसके ऊपर खराब ही नहीं, उसके ऊपर फंगस लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो सेप्रोफिटिक फंगस है, उसके ऊपर लग गया, उससे अपना भोजन ले रहा, और अगर आप उसको बेटा खाते हो तो आपको डिसीज भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्ट बेटा पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। अब परजीवी का मतलब क्या है, थोड़ा ये भी हम आपको बता दें। परजीवी बेटा पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। पैरासाइट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक बेटा होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट को बेटा बोलते हैं बाह्य परजीवी और एंडोपैरासाइट को बोलते हैं अंतःपरजीवी, जो हमारे बॉडी के ऊपर इंफेक्शन कास्ट करे और हमारे बॉडी के ऊपर ही इंफेक्शन देते हुए उसी से अपने फूड को ले, तो इसका मतलब वो एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, बाह्य रूप से है। और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंतःपरजीवी, जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, या कोई भी होस्ट है, वो होस्ट प्लांट भी हो सकता, वो एनिमल भी हो सकता, वो ह्यूमन भी हो सकता। अगर वो किसी बॉडी के अंदर रहता है और उसको डिसीज कास्ट करता है और उससे अपने फूड को ले रहा है, तो वो क्या है बेटा? वो एंडोपैरासाइट है।
तो पैरासाइट भी दो प्रकार के हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो हम बात कर रहे थे हेटरोट्रॉपिक में, एक तो सेप्रोफिटिक हो गया, जो आपने देखा डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बैठता है, अपना भोजन लेता है और हम लोग को डिसीज कास्ट कर देता है। लेकिन एक डायरेक्ट रूप से पैरासाइट है जो होस्ट बॉडी के अंदर रहकर डिसीज कास्ट कर रहा है। तो कोई भी बेटा न्यूट्रिशन के हमने दो प्रोसेस आपको बताए, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। इसका मतलब है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर है तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है। अगर उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा तो वो लिविंग है। नेक्स्ट हम आपको बताएं रिस्पायरेशन। इसका मतलब है कि कोई भी बेटा ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन जरूर होगा। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूजन बना रहता है लास्ट तक, उनको यही नहीं मालूम कि रिस्पायरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है। रिस्पायरेशन को आप ये ना समझिएगा कि इन्वायरमेंट की O2 हम ले रहे हैं, अंदर जा रही है लंग्स के थ्रू, और CO2 को हम बाहर एक्सपेल कर रहे हैं। इट इज नॉट रिस्पायरेशन बेटा, इट इज ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग है, हम लोग ब्रीद भी कर रहे हैं और हम लोग के अंदर रिस्पायरेशन भी हो रहा है। रिस्पायरेशन का मतलब है दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फूड गया है, वो फूड क्या है? वो वही है कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट को हमने लिया, ब्रीदिंग के दौरान O2 हमारे अंदर जा रही है, तो वो क्या है? कंपेल होगी। और जब कंपेल होगी तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें 38 ATP एनर्जी मिलेगी बेटा। और ATP है क्या? दिस इज द एनर्जी करेंसी। जितनी भी एनर्जी हम लोग को मिलती है वो ATP उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। एक ऊर्जा का सिक्का है, एक बैंक है, उस बैंक में पूरी ऊर्जा हमारी संचित हो जाती है। जैसे हम लोग के पास पॉकेट है, उस पॉकेट में हम लोग ने पैसा रखा है, तो पैसा कमा लिया, पॉकेट में रखा है। अब जितनी आवश्यकता होगी तो उतना हम निकाल के खर्चा करेंगे उसमें। तो ऐसा ही एनर्जी जो हम लोग को मिली वो ATP के रूप में है, और समय समय पर हम उसको खर्च करते रहते हैं अपनी वाइटल एक्टिविटीज को करने में बेटा। तो आप ये समझ गए होंगे कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब एक रिएक्शन जैसे हम देखें, हमने ये बताया कि जैसे मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, और यहां पर 6O2, ये ब्रीदिंग के दौरान O2 हम ले रहे हैं। अब जब होगी तो ये बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी बेटा कितनी होगी? 38 ATP। इसका मतलब है कि रिस्पायरेशन जो हो रहा है दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे कंटेंट है डियर स्टूडेंट्स। ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, हेक्सोज है, बहुत सारे कंटेंट है। तो हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। अब देखिए एक चीज और इसी में हम आपको बता दें, आप जो चीनी खा रहे हो, टेबल शुगर, टेबल शुगर क्या है? उसका जो फार्मूला है C12H22O11, ये चीनी है। और इसी में अगर हम वाटर मिला दें, पानी मिला दें, तो क्या बन जाता है? वही फिर बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यही बन जा रहा है। अब देखिए फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक यहां पर बेटा ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। अब इसी एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से फिर से अगर हम वाटर को निकाल लें तो डियर स्टूडेंट्स फिर से यही हमें चीनी मिल जाती है। इसका मतलब है कि वही जो हमारा चीनी जिसको हम टेबल शुगर कह रहे हैं, उसी का एक कंटेंट हमने लिया है इस रूप में ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वही ग्लूकोज हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम फूड लेते हैं
तो फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब वो कार्बोहाइड्रेट का जो कंपाउंड है वो क्या है? ग्लूकोज है। ब्रीदिंग के दौरान O2 गई, O2 जाने के बाद ये प्रोडक्ट निकला और हमें एनर्जी मिल गई। इसका मतलब अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब एक तो रिस्पायरेशन हो गया, और कभी कभी बच्चे ब्रीदिंग को ही रिस्पायरेशन कह देते हैं। ब्रीदिंग अलग है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इन्वायरमेंट की O2 को लेना और इंप्योर CO2 को बाहर निकालना, बेटा वो ब्रीदिंग है। क्योंकि O2 जब लेते हैं हम तो लंग्स हमारे क्या है? श्रिंक है। आपने बैलून में हवा भरा तो बैलून फूल गया ना। अब बैलून फूला, वो हवा हमारे अंदर गई, और आपको पता है कि लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं, एल्वोलाई। वो एल्वोलाई उस O2 को लेंगे और लेने के बाद कहां मिला देंगे? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी एक बेटा पिगमेंट है, और रिस्पायरेटरी पिगमेंट होने के साथ वो तुरंत कंपोज करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। तो ये क्या मतलब है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग अलग प्रोसेस है। जब हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कभी कि ब्रीदिंग क्या है या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, रिस्पायरेशन डिटेल में जब पढ़ाएंगे वहां हम आपसे और बात करेंगे। तो ये जो रिस्पायरेशन है इसका मतलब है ये प्रोसेस हो रही है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि रिस्पायरेशन के बाद अगर लोकोमोशन है, लोकोमोशन अगर बेटा हो रहा है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गति, चलना। अगर लोकोमोशन की क्रिया है इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि वो लिविंग है। कोई भी एनिमल देखिए आप, कोई भी प्लांट देखिए भाई, उसमें आप देखते हो कि जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गए, इसका मतलब क्या हो गया? उनमें लोकोमोशन हो गया। हम लोग हैं चल चल के आगे एक दूसरे आगे पीछे जा रहे हैं, तो क्या है? लोकोमोशन कर रहे हैं। तो लोकोमोशन की क्रिया हो रही है। और प्लांट में भी क्या हो रहा? मूवमेंट हो रहा, प्लांट भी गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स तभी बोल रहे हैं कि उसमें लोकोमोशन और मूवमेंट ये दोनों अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिजम्स है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा रिप्रोडक्शन। कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स जो रिप्रोड्यूस ना करता हो। रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि अपने एंसेस्टर को मेंटेन करने के लिए जब कोई भी लिविंग बीइंग्स जब अपने समान एक यंग वंस बनाता है, एक डॉटर्स क्रिएट करता है, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की मेथड तो बेटा बहुत सारी होती है। आपको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि अपने समान यंग वंस बनाना, संतानोत्पत्ति करना, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोड्यूस करेगा ही, तभी तो हम कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम बेटा नहीं कह सकते कि वो लिविंग बीइंग्स है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि उसमें रिप्रोडक्शन जरूर होगा। इसके बाद है पॉइंट में लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, कोई भी बेटा ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर लाइफ साइकिल जरूर है। आप देखते हो मनुष्य की भी तो एक जीवन चक्र है कि मनुष्य की औसतम जो आय मापी गई वो 60 वर्ष मापी गई है। ऐसा नहीं कि 60 वर्ष में उसकी डेथ हो जा रही है, लेकिन एक जो आयु मापी गई है, अब उससे वो ज्यादा भी जिंदा रह सकता है, उससे कम भी जिंदा रह सकता है। वो तो इन्वायरमेंट की कंडीशन और अपने बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइफ साइकिल जरूर है। कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, ह्यूमन है, सभी की लाइफ साइकिल जरूर है। और हम आपको बता दें कि प्लांट में तो ऐसा होता है कि प्लांट में एक अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन चलता है। और अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन का बेटा मतलब क्या है कि जब किसी भी प्लांट में आधी अवस्था गैमेटोफाइट हो, जैसे मान लीजिए ये है, अगर आधी अवस्था गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और आधी अवस्था अगर डिप्लॉयड है
डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो साइकिल है वो अल्टरनेट क्रम में जब आते रहते हैं किसी भी प्लांट में, ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। आप देखोगे एक प्लांट है, ग्रुप है, प्लांट ग्रुप है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप उसमें देखिए, आप उसमें देखोगे तो उसके जो लाइफ साइकिल है उसमें आधी अवस्था उसकी क्या है, हैप्लॉयड है। इसका मतलब आधी अवस्था में हैप्लॉयड चीजें आ रही हैं और आधी अवस्था क्या है, डिप्लॉयड है, उसमें द्विगुणित रचनाएं आ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लाइफ साइकिल के अंतर्गत आता है, लाइफ स्पेन के अंतर्गत आता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये हम इस कैरेक्टर्स के आधार पे हम ये बता पा रहे हैं आपको कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और बेटा जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो 10 लाख और 15 लाख 20 लाख एनिमल और प्लांट की जितनी भी वैरायटीज आप देख रहे हो, इसमें सब में डाइवर्सिटी है। और बेटा इसी डाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए स्वीडन के एक प्रसिद्ध बायो साइंटिस्ट थे कायरोलस लीनियस। और कायरोलस लीनियस ने इसी डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक दिया था, अपनी एक ब्रांच दी थी, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी एक ऐसी बेटा ब्रांच है जिसमें हम नॉमेनक्लेचर बनाते हैं, किसी भी एनिमल और प्लांट का नामकरण करते हैं। और नामकरण जब करते हैं तो उसके लिए आपने देखा है कि एक टर्म है ICZN और एक टर्म है ICBN। अब ICZN का मतलब क्या है, ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। ये क्या है बेटा, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। हमने एक नॉमनक्लेचर बनाया है जिसमें जितने भी हमारे जीव जंतु जगत है, जंतु समुदाय है, उसका कैसे नामकरण हम देते हैं, उसके लिए मैंने एक ये टर्म बनाया है ICZN। दूसरा होता है ICBN, इसको भी आप जानते हो, इसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। इसका मतलब है कि जितने प्लांट वेजिटेशन है, पादप समुदाय है, उसका अगर हमें नामकरण देना है तो वो हम बनाते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। और नॉमनक्लेचर को जब दिया गया ना बेटा, तो कायरोलस लीनियस ने ही दिया और उन्होंने ब्रांच बनाई टैक्सोनॉमी। इसके अलावा और भी जो वैज्ञानिक थे, जैसे आपको पता है इसी लिविंग बींग्स में आपको बताए, एक थे एरिस्टोटल जिसको आप कहते हो फादर ऑफ जूलॉजी, एक है थियोफ्रेस्टस जिसको आप कहते हो फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि कैसे हम एनिमल को क्लासिफाइड करें, लेकिन हम जो नॉमनक्लेचर बना रहे हैं वो हमारा नॉमनक्लेचर किसने दिया, कायरोलस लीनियस ने दिया। इसीलिए उसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बेटा कहते हैं। और जो नॉमनक्लेचर था वो दो प्रकार का डियर स्टूडेंट्स नॉमनक्लेचर था, एक बाइनोमियल नॉमनक्लेचर और एक ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। तो जरा अगर हम बात करें कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर क्या है, उसकी बात करें। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। तो बेटा बाइनोमियल नॉमनक्लेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कायरोलस लीनियस ने यह बताया है कि हम किसी भी प्लांट या एनिमल का जब नॉमनक्लेचर करना होता है तो सबसे पहले उसके हम टेक्सॉन को देखते हैं। और वो टेक्सॉन हमारा क्या होता है, एक हायरार्चिकल लेवल में होना चाहिए। और टेक्सॉन का मतलब क्या है कि सबसे पहले उसमें क्या आएगा, किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगी फैमिली,
फिर आएगा जीनस और फिर आएगा स्पीसीज। अब ये क्या है, ये हमारा एक हायरचियर लेवल है, नामकरण कैसे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं किसी भी एनिमल और प्लांट को, हमें ये सभी में लिखना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, ये टेक्सॉन है। लेकिन जो हाईएस्ट हमारी कैटेगरी है वो तो किंगडम है। टेक्सोनॉमिक जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो किंगडम है, लेकिन जो लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो बेटा स्पीसीज है, ये लोएस्ट यूनिट है। तो अब इसको टेक्सॉन के रूप में करना है तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे हमारा ये तीर लगाते जाएंगे ऐसे। ये क्या है, ये टेक्सॉन है। टेक्सॉन क्या है, ये हायरचियर लेवल में है। आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्पीसीज है क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे फिर ऊपर आए जीनस है जिसको वंश कह रहे हैं, फिर आए फैमिली जिसको कुल कह रहे हैं, फिर आए ऑर्डर जिसको गण बोल रहे हैं, फिर आए क्लास जिसको वर्ग बोल रहे हैं, फिर आए फाइलम जिसको संघ कह रहे हैं, और फिर आए किंगडम जिसको जगत कह रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत सारे किंगडम पढ़ते हैं ना, अभी हम आगे आपको बताएंगे 2 किंगडम और 5 किंगडम, 2 जगत भी है और 5 जगत भी है। वो क्या है आगे भी बताते हैं। तो ये क्या है, ये टेक्सॉन हमने आपको बताया। अब इस टेक्सॉन में किसी भी प्लांट एनिमल को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो कैरोलस लिनियस ने बताया था कि किसी भी एनिमल प्लांट का जब हम जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो उस जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम में जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और स्पीसीज का बेटा पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये बहुत मेन चीज है। और 11th में बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि 11th में आप फाइल वगैरह भी बनाओगे, जगह जगह आप जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम लिखेंगे और ये बेटा मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी करेक्ट आंसर में पूछा गया है कि मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है। अब बॉटनिकल नेम तो 4 दिए रहेंगे उसमें। अब मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका, इसमें लिनियस ने बताया कि एम क्या है, ये कैपिटल लेटर है, ये जीनस है बेटा मैंजीफेरा। जीनस का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, और इंडिका में ये स्पीसीज है, स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में। ये मेन पॉइंट है। और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैंजीफेरा इंडिका 2-3 बार से लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसमें करेक्ट ढूंढना है। और करेक्ट क्या है, ये होगा जिसका जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा होगा। तभी हम ये कह पाएंगे कि ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि उनका मेन चीज उन्होंने जो बताई है लिनियस ने, वो यही बताई कि किसी भी प्लांट एनिमल को हम क्लासिफाइड करें तो उसमें जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए और थोड़ा इटैलिक वर्ड में होना चाहिए। इटैलिक बेटा समझ रहे हो, तिरछे अक्षरों में, थोड़ा तिरछे अक्षरों में उसको लिखा जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। एक टर्म था ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है कि जैसे आपने जीनस, फिर आया आपका स्पीसीज, और फिर एक आ जाएगा सब स्पीसीज। क्या आ जाएगा, सब स्पीसीज। इसका मतलब है जीनस होगा पहले, फिर स्पीसीज होगी, फिर सब स्पीसीज होगी। जैसे क्रो, क्रो मतलब कौवा, क्रो का जो जूलॉजिकल नेम है वो है क्रोवस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। अब क्रोवस में जो सी है वो कैपिटल है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा क्योंकि जीनस है। और फिर स्पीसीज क्या है, स्प्लेंडस। स्प्लेंडस में एस जो बनेगा स्मॉल लेटर में होगा, और फिर स्प्लेंडस जो आएगा फिर वो सब स्पीसीज है, वो भी स्मॉल लेटर में होगा। तो वो क्या है, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, क्रोवस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। तो ये क्या हो गया, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो लिनियस ने बेटा जो नॉमेनक्लेचर अपना दिया उसके आधार पे उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को बताया। तो बेटा अभी तक हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे थे कि लिविंग है क्या,
और लिविंग के आधार पे हमने इतने पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब किया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आपको कई मैंने पॉइंट्स बताए जिसके आधार पे आप ये कह रहे हो कि ये लिविंग है। और अगर ये उसके अंदर वाइटल एक्टिविटीज नहीं रेगुलेट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अब अभी इसके बाद हम तुरंत आपको बता रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हो बेटा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। कैसे इस इन्वायरमेंट में जितने लाखों की संख्या में प्लांट और एनिमल हैं उसको हमें क्लासिफाइड करना है। और बेटा जब क्लासिफाइड करना है तो सबसे पहले जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें दो प्रकार के सिस्टम दिए गए हैं, एक तो 2 किंगडम सिस्टम और एक हमारा 5 किंगडम सिस्टम। अब अगर हम 2 किंगडम सिस्टम को देखें, 2 किंगडम का मतलब है 2 जगत, और 2 किंगडम सिस्टम में अगर हम देखें तो लिनियस ने 2 जगत बताया है कि एक एनिमिलिया और एक प्लांटी। यही 2 किंगडम सिस्टम है, एक प्लांटी है और एक एनिमिलिया है। यही 2 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है जिसको लिनियस ने बताया। जबकि एक साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर ने ये डियर स्टूडेंट्स 5 किंगडम सिस्टम को बताया। 5 किंगडम सिस्टम हमारा क्या है कि इस इन्वायरमेंट में जितने भी एनिमल और प्लांट या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उन्होंने 5 जगत में रखा है। और वो 5 जगत क्या है? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऐसे एनिमल, कौन कौन से ऐसे प्लांट, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, आप देख रहे हो। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में एक फिगर ही आप देख रहे हो कि मोनेरा में आपको बैक्टीरिया दिखाया गया, प्रोटिस्टा में एक प्रोटोजोन्स दिखाया जा रहा है जिसको आप जानते हो पैरामीशियम है, फंजाई में ये आपको एक फंगस दिखाया जा रहा है जिसको एगेरिकस आप कह रहे हैं, एडिबल फंगस है। प्लांटी में एक प्लांट्स दिखाया जा रहा है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। और एनिमिलिया में एक कॉर्डेट एनिमल है जिसके अंदर 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर इसमें है। उसके अंदर नोटोकार्ड भी है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले आपको डिटेल थोड़ा बताने जा रहे हैं कि 2 किंगडम सिस्टम है क्या। अब 2 किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करें, टू किंगडम सिस्टम में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लीनियस ने, इसको किसने प्रपोज किया? लीनियस ने प्रपोज किया। और लीनियस ने बताया कि इस जगत में, ये अगर पूरा इन्वायरमेंट है तो इसमें 2 ही जगत है, या तो वो पौधे हैं, प्लांट है, और या तो वो एनिमल है। तो अगर हम 2 देख रहे हैं कि या तो वो प्लांटी है और या तो वो एनिमिलिया है, तो बेटा प्लांटी का मतलब है प्लांट, प्लांट समुदाय। और आप ये देख रहे हो कि इस एनवायरनमेंट में जितने प्रकार के प्लांट हैं, या तो वो सर्ब है, या तो वो हर्ब है, या तो वो ट्रीज है, या तो वो साग है, या तो वो झाड़ी के रूप में है, और या तो बहुत बड़े विशालतम वृक्ष है। इसी 3 के रूप में देख रहे हो प्लांटी को। तो या तो वो क्या है? हर्ब, या तो वो शर्ब है, और या तो वो ट्रीज है। इसी 3 रूपों में आप देख रहे हो प्लांटी को। इस 3 रूपों के अलावा कोई आप प्लांटी को नहीं देख रहे हो। तो दूसरा इन्होंने दिया एनिमिलिया। अब एनिमिलिया का मतलब ये होता है कि जितने मेटाजोन्स आ रहे हैं। और मेटाजोन्स क्या है? जैसे अगर हम देखें मेटाजोन्स में बेटा, मेटाजोन्स उसको कहते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। याद रखिए,
प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो डिफरेंशिएट हैं। प्रोटोजोआ को तो आपने प्रोटिस्टा में रखा है, जिसको अभी हम बताएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको वहां पर आपने प्रोटोजोआ को रखा है यूनिसेलुलर के रूप में। लेकिन जो मेटाजोआ जोन्स है वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर अगर है बेटा मेटाजोअन, इसका मतलब है कि इसमें फाइलम पोरीफेरा से लेकर और बेटा कॉर्डेटा तक के एनिमल आते हैं। ये सब क्या है? ये सब मेटाजोअन्स हैं। एक कोशिकी, बहुकोशिकी, ये सब बहुकोशिकी है। फाइलम पोरीफेरा से लेकर जितने एनिमल आप देख लीजिए, चाहे फाइलम पोरीफेरा हो, चाहे फाइलम निडेरिया हो, चाहे फाइलम एनिलिडा हो, चाहे फाइलम निमेटोडा हो, चाहे फाइलम आर्थ्रोपोडा हो, चाहे फाइलम मोलस्का हो, चाहे फाइलम इकाइनोडर्मेटा हो, चाहे फाइलम यूरोकार्डेटा हो, चाहे फाइलम सिफाइलोकार्डेटा हो और चाहे कार्डेटा हो, जितने भी आप देखोगे, दीज आर आल्सो नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब मल्टी सेलुलर है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि लीनियस उसको ये बताते हैं कि प्लांटी और एनिमीलिया ही है इस जगत में और कुछ भी नहीं है, तो अगर प्लांटी ये बता रहा, प्लांट के अंतर्गत हर्ब, शर्ब और ट्रीज है, तो जरा हम लोग ये भी तो देख ले कि आखिर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा। तो सबसे पहला जो फीचर्स होता है प्लांट का, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का पाया जाना। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती बेटा, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में होती है। और प्लांट सेल में जब ये सेल वॉल होती है तो किसकी बनी होती है? प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है बेटा? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। इस अर्थ पर सबसे बिगेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में जो है वो सेल्यूलोज है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है सेल्यूलोज। तो ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सबसे पहला कैरेक्टर याद रखिए, अगर वो प्लांट है तो सेल वॉल जरूर होगा, और अगर सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब फिर वो प्लांट का कैरेक्टर ही नहीं है। दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल का पाया जाना। आपको पता है बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, डी है, ई है, जेंथोफिल है, कैरोटीन है, बहुत सारे हैं। तो प्लांट का जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स, कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें जो पिगमेंट है, हरित लवक है, वो पिगमेंट के रूप में है, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल। और बेटा क्लोरोफिल है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा है? प्लांट में न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल है, और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपने फूड को बेटा स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखना चाहें, क्योंकि अब देखो क्लोरोफिल आ गया है, तो इसी में एक रिएक्शन मैं बता देता हूं, जो सटीक रिएक्शन है, जिसको बच्चे नहीं लिखते हैं, कभी कभी वो गलत कर देते हैं। अगर अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को बना रहे हैं। तो आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें इन्वायरमेंट की CO2, जो CO2 विद्यमान है, और सॉइल से वाटर लेकर प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने फूड को बना रहे हैं। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, ये लेंगे बेटा, और यहां पर क्लोरोफिल है और लाइट पड़ी रही है। आपको पता है कि लाइट के प्रेजेंस में ही ये क्रिया हो रही है। अब ये क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बेटा रिलीज हो जाएगा। और देखो डियर स्टूडेंट्स, यही O2 जो आपने रिलीज कर दिया, प्लांट्स ने जो O2 को रिलीज किया, इसी O2 को तो तुमने लिया।
भाई प्लांट्स ने जो O2 दिया उस O2 को तुमने लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में प्लांट अगर है तो आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलती रहेगी, और प्लांट अगर सरवाइव नहीं है, प्लांट नहीं है, तो हम लोग भी नहीं हैं। हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें O2 चाहिए, और O2 कौन देगा बेटा? ये देंगे प्लांट। तो इसका मतलब है कि प्लांट का, लिनियस ने जो प्लांटी दिया है वो ऐसे नहीं दिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बताया उन्होंने विशेष तौर से, इसलिए दिया है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सब में नहीं होता, अगर उसमें पिगमेंट है तो वो खाना अपने आप बनाएगा, और खाना अपने आप बनाएगा तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, तभी अपने आप उसमें फूड प्रिपेयर होगा। और आपको पता है बेटा कि प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है, वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च। प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च है। एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बेटा? अगर आपसे पूछ लिया जाए, एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, है ना। हम लोग जब फूड लेते हैं तो उसकी कुछ मात्रा ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होती रहती है, और विषम परिस्थिति में हमें फूड जब अवेलेबल नहीं होता तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हमें 1-2 दिन खाना ना मिले तो बेटा डेथ नहीं होगी आदमी की। क्यों? क्योंकि स्टोर ग्लाइकोजन है, लिवर ले रहा है उसको, और विषम परिस्थिति में भोजन नहीं उपलब्ध है तो वही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको एनर्जी तो मिलेगी। तो क्या है कि प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल तो स्टार्च है, लेकिन एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। तो अब ये जो स्टार्च है, प्लांट ने इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने ये जो ग्लूकोज को बनाया है, ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? ये स्टार्च है। और आपको पता है कि यही जो स्टार्च है, प्लांट में जब स्टार्च बन जाता है तो उस स्टार्च को प्लांट्स के जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम का जो वर्क होता है कि उस स्टार्च को सुक्रोज के फॉर्म में अपवर्ड टू डाउनवर्ड लाना, ऊपर से नीचे लाना, और विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स में भेज देना। क्योंकि पत्तियों ने भोजन बनाया है, और वो भोजन है हमारा स्टार्च। स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें? सुक्रोज के फॉर्म में। ये भी ग्लूकोज का कंटेंट है, और सुक्रोज के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो वो सुक्रोज को फ्लोएम क्या करता है? वो लेकर आता है ऊपर से नीचे तक और विभिन्न भागों में भेज देगा, तभी तो प्लांट ग्रोथ करेंगे। प्लांट को भी तो खाना चाहिए बेटा, जैसे हम लोग को चाहिए खाना, तो वैसे प्लांट को भी चाहिए, प्लांट भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन जाइलम का क्या काम होता है? अब जाइलम भी तो है उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्लांट में, लेकिन जाइलम क्या करता है कि जाइलम सॉइल से वाटर और मिनरल्स को लेता है, और वाटर और मिनरल्स को लेकर नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे प्रोसेस चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब बेटा एक चीज और थोड़ा सा बता दें इसमें कि क्लोरोफिल अगर आप करते हो, कभी कभी आपके एनसीईआरटी में 11th में ये क्लोरोफिल ए और बी का केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो वैसे तो क्लोरोफिल बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, जेंथोफिल, कैरोटीन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए का अगर केमिकल फार्मूला देखोगे बेटा तो C55 H72 O5 N4 Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। यह पायरोल चक्र से संबंधित तत्व का एक नाम है मैग्नीशियम। पायरोल चक्र जब चलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो बिना मैग्नीशियम के नहीं चलेगा, मैग्नीशियम होना ही चाहिए। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जुड़ा है। अभी क्लोरोफिल बी का भी देख ले, क्लोरोफिल बी का क्या होगा? C55 H70 O6 N4 Mg। बहुत माइन्यूट देखिए डिफरेंस है इसमें क्लोरोफिल ए और बी में। लेकिन अब आपको कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी में 4 ऑब्जेक्टिव आ गए और पूछ लिया गया कि क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो करेक्ट फार्मूला कौन सा है, और आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, ये देख रहे हैं आप O5 O6 में, और ये हाइड्रोजन 72 O70 में, तो वही 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो इसलिए इसको फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्लांटी के पहला हमने बताया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब आप देख रहे हो कि ये तो दो मेन बेटा कैरेक्टर हैं, लेकिन तीसरा अगर कैरेक्टर हम बताएं कि प्लांट के अंदर जो स्टिमुलस आ रहा है, इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई आ रही है, स्टिमुलाई क्या होती है? उद्दीपन, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आप बैठे हो और तेज हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो आपको सिवरिंग होती है ना बॉडी में, कंपकपी होती है। आप कहां भागते हो? घर के अंदर, रूम के अंदर, फैन बंद कर देते हो, एसी बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस हमें ऐसा मिलने लगा, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है दूसरा, बाहर का टेम्परेचर है दूसरा। तो जो स्टिमुलस हमारे बॉडी में मिल रहा है, उस स्टिमुलस के प्रति हमें रिस्पॉन्ड कैसा करना है। तो अब अगर ठंडी लग रही है तो हमें बेटा कपड़े गर्म पहनने पड़ेंगे, सीधी बात। नहीं पहनोगे, इन्वायरमेंट से खेलोगे, तो फिर जानते हो क्या हो सकता है। तो ये क्या है कि स्टिमुलस कैसा आ रहा है, इन्वायरमेंट का कैसी स्टिमुलाई आ रही है, लेकिन उस स्टिमुलाई के फलस्वरूप जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत स्लोली करते हैं बेटा। प्लांट में जो रिस्पॉन्ड करने की पावर है वो बहुत स्लोली है। एनिमल के अंदर तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स है। अभी हम आपको एक पिन ले और पिन यहां पर चुभो दे, झटके के साथ आप हाथ को हटा लोगे। आपके आंख में हम टार्च की रोशनी मार दे, आप तुरंत आईलिड को झुका लेंगे। आपका हाथ है गर्म वस्तु पे पड़ा, झटके के साथ हटा लोगे। क्यों? क्या है? ये स्टिमुलाई आ रही है। स्टिमुलाई आई, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू गई हमारे ब्रेन पे, ब्रेन ने आदेश दिया इफेक्टर मसल्स को, और इफेक्टर मसल्स ने हाथ को हटा लिया तुरंत। ये इतनी क्विक रिस्पॉन्स क्रिया है कि आपको पता ही नहीं चलता। और बेटा इसी क्रिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आगे डिटेल नर्वस सिस्टम कभी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वहां पर यही क्विक रिस्पॉन्स है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया कैसी है? जो सडनली होने वाली क्रिया है, क्विक रिस्पॉन्स वाली क्रिया है। लेकिन प्लांट में बेटा जो स्टिमुलस आ रहा है, उसके प्रति प्लांट जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो बहुत स्लोली कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्लांट में जो स्टिमुलाई आती है और रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट, तो उसमें दो प्रकार का मूवमेंट होता है, या इसके अलावा कुछ प्लांट हार्मोन के द्वारा भी उसमें स्टिमुलस के द्वारा रिस्पॉन्ड की प्रोसेस होती है। और जो वो स्टिमुलाई आ रही है, जैसे प्लांट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसमें दो प्रकार का मूवमेंट है, एक ट्रॉपिज्म है और एक नेस्टिक है। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या? एक एग्जांपल आपको केवल बताता हूं मैं। ट्रॉपिज्म का मतलब यह होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब क्या है? अनुवर्तन तो कई प्रकार के होते हैं। एक फोटोट्रॉपिज्म होता है, एक जियोट्रॉपिज्म होता है, एक थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। बहुत सारे ट्रॉपिज्म होते हैं, लेकिन जो फोटोट्रॉपिज्म है, एक एग्जांपल केवल मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखें फोटोट्रॉपिज्म का मतलब, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब अगर आप देखें बेटा, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश का अनुवर्तन। तो प्रकाश का अनुवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने गमले में सनफ्लावर को लगा दिया। बेटा इसका एक चीज और बता दें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म का। क्या? सनफ्लावर, सूरजमुखी। आपने देखा होगा कि सनफ्लावर, सूरजमुखी को अगर हम गमले में लगा दें और खिड़की के पास रख दें बेटा, और जहां से भी उसकी सूर्य की रोशनी आ रही होगी, तेज आ रहा होगा उसकी स्टिमुलाई, वो पौधा उसी तरफ कर्व ले लेता है, घूम जाएगा। आप कहीं भी सूरजमुखी के लगा दो, जिस तरफ से ज्यादा उसको लाइट मिल रही है वो कर्व कर जाएगा। इसका क्या हुआ? फोटोट्रॉपिज्म हो गया। उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड कर गया। प्लांट का जो स्टेम है वो रिस्पॉन्ड कर गया उसके प्रति, लेकिन बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा। तो फोटोट्रॉपिज्म भी है, जियोट्रॉपिज्म भी होता है। ग्रेविटी लगती है, अर्थ में क्या है? ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके फलस्वरूप प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह है वो अंदर अर्थ में जा रही है, तो क्या ग्रेविटी लग रही है। इसी प्रकार एक इसमें नेस्टिक मूवमेंट होता है, उसका भी एग्जांपल हम आपको बता दें, बहुत मेन इसका एग्जांपल है। नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल होता है जिसमें कहते हैं सेस्मोनेस्टी। और सेस्मोनेस्टी का मतलब क्या है बेटा? एक प्लांट है हमारे पास जिसका नाम है टच मी नॉट।
वो कह रही है कि कृपया मुझे मत छुएं। माइमोसा प्यूडिका कहते हैं उसको, उसका बॉटका नेम है माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई जिसको कहते हो बेटा। और आपने देखा छुई मुई में अगर कोई रेन की ड्रॉप गिर जाए या तेज डस्ट पार्टिकल उसमें टकरा जाए, हमारे हाथों से वो छू जाए, तो उसके पत्ती तुरंत सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस पहुंच गया हम लोग का, और स्टिमुलस के पहुंचने के फलस्वरूप वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर गई, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी सामान्य स्थिति में आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सेस्मोनेस्टी हो रही है। तो हमने ये बताया कि प्लांट में जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस लेने की जो क्षमता है, वो बहुत बेटा स्लोली है। इसके अलावा किसी प्रकार के बेटा नर्वस सिस्टम, किसी प्रकार का सेंस ऑर्गन, किसी प्रकार का मस्कुलर सिस्टम, ये बेटा कुछ भी नहीं प्लांट में पाया जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये किंगडम प्लांटी है। तो बेटा किंगडम प्लांटी के बाद अब दूसरा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, पहला तो हमने किंगडम प्लांटी बताया जिसको लीनियस ने दिया था, और लीनियस ने ही किंगडम एनिमेलिया को भी बताया। तो आप देखते हैं एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में अगर हम देखें तो एनिमेलिया का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमेलिया में सिर्फ जो रखा गया है वो मल्टी सेलुलर मेटाजोअन्स को रखा गया। किसको रखा गया? मल्टी सेलुलर मेटाजोअन्स। अब ये एनिमिलिया में मल्टी सेलुलर मेटाजोअन्स को जब रखा गया, तो मेटाजोअन्स तो हमने बताया कि बहुत सारी मेनी सेल्स है उसके अंदर, कोई एक सेल तो है नहीं। तो जब मेनी सेल्स है, इसका मतलब है कि मेटाजोअन्स में जो एनिमल है वो फाइलम पोरीफेरा से लेकर और कॉर्डेटा तक है बेटा। फाइलम पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक है। तो जरा देखें कि फाइलम पोरीफेरा का क्या मतलब है, क्योंकि एनिमिलिया में तो पहला यही है मेटाजोअन्स, पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब यह होता है पोर्स बियरर। पोर्स बियरर, छिद्रधारी, ऐसे एनिमल जिसके पूरे बॉडी पर पोर्स बेटा होते हैं, पूरे बॉडी पे। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, पूरे बॉडी पे ऐसे पोर्स हैं, ये पूरे बॉडी पे ऐसे ऐसे पोर्स बने हैं ये। लेकिन अब ये पोर्स बने हैं, लेकिन पोर्स क्यों बने हैं इसका भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस पोर्स को हम नाम देते हैं ऑस्टिया। क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया का काम होता है, क्योंकि जितने भी ये पोरीफर है सब क्या है? एक्वाटिक है, मोस्टली पानी के अंदर या पानी के आसपास रहने वाले हैं। तो ऑस्टिया का जो वर्क होता है वो वाटर इन करंट को अंदर की ओर लाना। बॉडी के अंदर ऐसे पानी आएगा इसी पोर्स से, इसी पोर्स से पानी आएगा। और जब पोर्स से ये वाटर पानी आ रहा है तो कहा गया ये स्पंजोसील कैविटी होती है, इसका नाम है स्पंजोसील कैविटी। अब स्पंजोसील कैविटी में पानी पूरा आ गया। अब जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी इसने ले लिया एनिमल्स ने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम है, जैसे आपने देखा है खेतों में आप पानी डाल देते हो ना, तो पानी विभिन्न रास्तों से होकर गुजरता है ऐसे ऐसे, वैसे ही इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे ऐसे ये रास्तों से ऐसे उसे होके गुजरेगा पानी। तो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। उस कैनाल सिस्टम के द्वारा ऑस्टिया ने पानी को ले लिया और कैनाल सिस्टम में डाला। अब कैनाल सिस्टम उसको पानी को लेते हुए जितनी आवश्यकता होगी उतने पूरे बॉडी में दे देगी, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो यहां एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं आस्कुलम। आस्कुलम, आस्कुलम के द्वारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल आता है। तो पोरीफेरा एक मल्टी सेलुलर मेटाजोअन्स है जिसका अर्थ है पोर्स बियरर
बॉडी, ऐसी बॉडी जो छिद्रित है, पूरे पोर्स से भरी हुई है, और उस पोर्स को हमने बेटा नाम लिया है ऑस्टिया। ऑस्टिया के द्वारा पानी आएगा, स्पंजोसिल कैविटी में आएगा, क्योंकि कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। कैनाल सिस्टम उस पानी को लेते हुए पूरे स्पंजोसिल कैविटी को दे देगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर बचेगा वो आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो एक तो हो गया फाइलम पोरीफेरा, दूसरा इसमें आता है फाइलम निडेरिया। निडेरिया, निडेरिया को बेटा सिलंट्रेटा भी कहते हैं। निडेरियंस का मतलब होता है कि जिसमें नीडोसील पाई जाए। नीडोसील क्या है? एक सेल है जिसको बोलते हैं दंश कोशिका, और वो नीडोसील इसलिए लगी होती है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी एनिमल आते हैं, आपको पता है इसमें हाइड्रा आता है, ओबिलिया आती है, अरीलिया आता है, बहुत सारे एनिमल आते हैं, और सभी एनिमल्स में ये जो सेल लगी है उसमें एक सेल होती है नीडोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होती है? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल होती है, और वो नीडोब्लास्ट सेल कैसी है? इस प्रकार की ऐसी एक सेल होती है। इसको अगर आप देखें, इस प्रकार की सेल है, और यहां एक ऐसी स्पाइन जैसी रचना निकली होती है ऐसे, ये इसको बोलते हैं नीडोसिल। नीडोसिल होती है, सुई जैसी रचना होती है। जैसे ही कोई बड़ा एनिमल आता है इस निडेरियंस के अंतर्गत किसी भी एनिमल को मारने के लिए, और इसका मेन एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा में प्रमुख रूप से यह सेल लगी है, नीडोब्लास्ट सेल। और नीडोब्लास्ट सेल में जब हाइड्रा में लगी है तो उसी नीडोब्लास्ट सेल के अंदर ये जो नीडोसिल है, आप देख रहे हैं सुई जैसी रचना। जैसे कोई बड़ा एनिमल आया उसको मारने, तुरंत उस सुई ने क्या किया? इंजेक्ट कर दिया, जैसे कोई इंजेक्शन लगा देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक विषैला पॉइजनस सब्सटेंस है, हिप्नोटॉक्सिन, और वो हिप्नोटॉक्सिन इससे निकलता है, तुरंत उसके सेल्स में पहुंचता है और उसके बॉडी को अचेत कर देगा, तुरंत डिग्रेडेट कर देगा उसको। क्या है? नीडोसिन। तो हमने निडेरिया क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें बेटा नीडोसिल पाई जा रही है। निमेटोब्लास्ट सेल है, और निमेटोब्लास्ट सेल के अंदर नीडोसिल है, तो ये पाया जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको निडेरिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा। अब फाइलम एनीलिडा का मतलब क्या है? रिंग वर्म, जिसमें भी रिंग जैसी रचना होती है। आपने देखा है कि रिंग जैसी रचना किसमें है? आपको मैं याद दिलाता हूं, आपके घर में, बगीचे में या गमले में एक जंतु है, रेंग कर चलता है, जिसका नाम है अर्थवॉर्म। जूलॉजिकल नेम इसका होता है फेरीटीमा पास्थुमा, अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म को अगर देखें तो उसकी बॉडी में पूरी ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से अगर देखिए तो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पूरे लगा हुआ है, और बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। हर एक रिंग में एक सेगमेंट लगा हुआ है। ये रिंग जो देख रहे हैं सब में एक एक सेगमेंट है, और सभी सेगमेंट्स में अलग अलग ऑर्गन्स लगे हैं। तो इसका मतलब है बॉडी कैसी है? रिंग लाइक है, इसीलिए इसको वलयधारी बोलते हैं, और बॉडी सेगमेंटेड है। तो एनीलिडा में एक तो आपका अर्थवॉर्म आता है, इसके अलावा आपने लीच देखा है, जोंक जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आपने नेरिस देखा है। ये जितने भी एनिमल है वो एनीलिडा में बेटा आते हैं। इसके बाद अगला है निमेटोडा। निमेटोडा, अब निमेटोडा को अगर देखो तो उसमें एक एनिमल आता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। और हम आपको बता दें, बच्चों में एक रोग होता है एस्केरियासिस। बच्चे क्या करते हैं? छोटे होते हैं ना, मिट्टी को उठा के खा लेते हैं, कोई गंदा पदार्थ पड़ा हुआ उसको उठा के खा लिया, तो उससे वो इन्फेक्शन होता है। और वो इन्फेक्शन क्या होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के द्वारा वो रोग हो रहा है, जिसका नाम है एस्केरियासिस। और इसी निमेटोडा का एक और एनिमल है, हम आपको बताएं, जिसका नाम है वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी एक ऐसा निमेटोड है जिसके द्वारा हाथी पांव नामक रोग होता है, एलिफेंटियासिस रोग होता है, फाइलेरिया जिसको कहते हो, एक पैर बिल्कुल मोटा हो जाता है हाथी जैसा, वो क्या है? इसी निमेटोड के द्वारा होता है, वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी।
वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। तो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा फाइलेरिया वर्म हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। फाइलेरिया डिसीज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पूछ लिया जाता है इस निमेटोडा से। तो निमेटोडा में एक तो हमने बताया स्केरिस है और मुख्य रूप से क्या है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, ठीक है ना, जिसके द्वारा फाइलेरिया हो रहा है। अब अगला हम देखें, आता है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज का मतलब क्या होता है, इसमें हेलमेंथ का मतलब होता है कृमि और प्लेटी का मतलब फ्लैट, चपटा कृमि। इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो चपटे होते हैं रिबन के तरीके, जैसे फीता होता है रिबन, कितना चपटा होता है, आप उसको थिकनेस उसके समझ नहीं सकते। तो उस प्रकार के एनिमल आते हैं और उसमें मुख्य रूप से दो एनिमल आपने रखा है। एक आपने रखा है टेप वर्म और एक रखा है लिवर फ्लूक। टेप वर्म जिसको बोलते हैं टीनिया सोलियम फीता कृमि और लिवर फ्लूक जिसको बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका। तो ये दो प्रमुख एनिमल है प्लेटी हेलमेंथीज में। अब प्लेटी हेलमेंथीज के बाद नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम इन दिस सिलेबस। ये जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडास का मतलब होता है पैर, अपेंडेजेस। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी एनिमल हैं, और वो एनिमल मोस्टली कौन है, वो सभी इंसेक्ट हैं। मोस्टली क्या है, इंसेक्ट आ रहे हैं। जितने भी इंसेक्ट आप देख रहे हो, चाहे आप वो मॉस्किटो देखो, चाहे कोई हनी बी देखो, चाहे आप मिलीपीड्स देखो, सेंटीपीड्स देखो, कोई भी आप देख रहे हैं, सब इंसेक्ट है और सब आर्थ्रोपोडा में है। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा आपका ये फाइलम जो किंगडम आप एनिमिलिया देख रहे हो, इस किंगडम एनिमिलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी 90 इस फाइलम में 90% स्पीसीज केवल इंसेक्ट की है। 90% स्पीसीज केवल इंसेक्ट की है। इसीलिए आर्थ्रोपोडा का एक क्लास बना हुआ है, क्लास इंसेक्टा। क्या बना हुआ है? क्लास इंसेक्टा। इस क्लास इंसेक्टा में 90% स्पीसीज इंसेक्ट की है और सभी में देखो 3 जोड़ी पैर है, सब जुड़े हुए हैं, सब ज्वाइंटेड हैं। इसीलिए तुम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, है ना। तो ये जंतु जगत का सबसे बड़ा है। इसके बाद अगला अगर आपको देखेंगे आएगा फाइलम मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में आप देखिए कि जितने भी सॉफ्ट बियरर एनिमल हैं, पूरे कोमल शरीर वाले, सॉफ्ट जिसकी रचना है, वो सब मोलस्का में है। आपने देखा है जैसे स्नेल देखा है जिसको पाइला ग्लोबोसा बोलते हैं, घोंगा, सीपी देखा है, यूनियो, ये सब इसी में आते हैं मोलस्का। और ये कैसे सॉफ्ट है? ये एनिमल, ये जो किंगडम एनिमिलिया है उसका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, क्योंकि इसमें भी 60% स्पीसीज पाई जा रही है। और इसीलिए हम सेकंड लार्जेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 60% प्रजाति केवल कोमल शरीर वाले एनिमल की है। तो बेटा ये बताओ कि जब कोई चीज कोमल है तो उसका प्रोटेक्शन भी तो हमें चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई चीज कोमल लगी है, सॉफ्ट है, तो बचेगी कैसे? तो बेटा याद रखो, नेचर ने जितने भी 60% एनिमल आ रहे हैं, सबके ऊपर एक कैविटी दे दी है। और वो कैविटी किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट की वो जो कैविटी है उसको बोल रहे हैं मेंटल। क्या बोल रहे हैं? मेंटल। मेंटल की कैविटी है, मेंटल से ढका हुआ है। आप देखिए घोंगे को देखिए, ऊपर कितना कड़ा पार्ट होता है, लेकिन वो तो कड़ा पार्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन एनिमल अंदर है उसके। वो एनिमल अंदर, जो आप घोंगा देखते हो, एनिमल वो मर जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तब वो आप
आपको दिखाई पड़ता है ऐसे कि केवल, और जो आपके घर में जो शंख वगैरह बजाते हैं आप, वो शंख वगैरह क्या है, सब इसी से तो मिलता है। और हम आपको बता दें, इसी फाइलम मोलस्का का एक ऐसा क्लास है जिनसे पर्ल मिलती है, मोती, और वो क्लास होता है पैल्सीपोडा। पैल्सीपोडा एक ऐसा क्लास है मोलस्का का जिससे पर्ल निकाली जाती है, मोती निर्माण किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलम मोलस्का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस का मतलब क्या होता है, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मा मतलब होती है स्किन। इसका मतलब है इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल है उसके बॉडी के ऊपर स्पाइन्स है, उसकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स है, नोक है। और बेटा इसमें एक प्रमुख एनिमल रखा गया है, हम आपको बताएं, स्टार फिश। सबने देखा है तारा मछली, जिसका जूलॉजिकल नेम है एस्टेरियास रूबेंस। आप देखें पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब है, उसके अंदर 5 लिम्ब है और सब में स्पाइन्स लगी हुई है ऊपर, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद चूंकि किंगडम एनिमिलिया पोरीफेरा से कार्डेटा तक है और सभी मेटाजोन्स है, पहले भी हमने बताया, तो ये जो इकाइनोडर्मेटा के बाद जब आप चलेंगे तो अब यहां से धीरे धीरे क्या आएगा, कॉर्डेट कैरेक्टर की शुरुआत हो जाएगी। अभी फाइलम पोरीफेरा से और इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम आपने देखा ये सब नॉन कॉर्डेट थे, ये सब आकशेरुकी थे, इसमें नोटोकार्ड नहीं थी बेटा। लेकिन अब इकाइनोडर्मेटा के बाद जब हम चलेंगे, हम हेमिकार्डेटा को देखेंगे, हम सिफाइलोकार्डेटा को देखेंगे, और हम जब कार्डेटा को देखेंगे तो तीनों कैरेक्टर इसमें हमें दिखाई पड़ेंगे कार्डेटा में। और वो तीनों कैरेक्टर कार्डेटा के क्या होंगे, पहले भी आपको डायग्राम में मैंने दिखाया डिस्प्ले में कि वो कार्डेट 3 ही कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जितने भी कार्डेट हैं तीनों में से एक ना एक कैरेक्टर जरूर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि फिशेस में आखिर कौन सा एक कार्डेट कैरेक्टर मुख्य है, तो बेटा याद करो फिशेस में बहुत मेन अच्छा कैरेक्टर है, नेचर ने कितना बढ़िया प्रोवाइड किया है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी क्लोम दरारें हैं। देखो बेटा जैसे ये फिश है, मछली आप देख रहे हो, ये एक फिश है, यहां पर ये गिल स्लिट्स है, ये ग्रसनी क्लोम दरारें बेटा दी हुई है। और ग्रसनी क्लोम दरारें क्या है, गिल स्लिट्स, गलफड़े। और ये गिल स्लिट्स तो अंदर है, इसके ऊपर ऐसे ये अपर कुलम लगा होता है, ऐसे ऐसे अपर कुलम है, ढक्कन। आप देखो मछली जब पानी के अंदर है तो सांस लेती है ना, ऑक्सीजन कहां से मिल रहा, पानी से मिल रहा है, अपर कुलम ऐसे ऐसे कर रहा है और पूरी हवा अंदर जा रही है, कहां पर, गिल स्लिट्स के द्वारा। तो ये ग्रसनी क्लोम दरारे गिल स्लिट्स क्या है, दिस इज द कॉर्डेट कैरेक्टर। अब मछली क्या है, कॉर्डेटर तो है, तो कार्डेट कैरेक्टर है इसमें, ये प्रमुख कैरेक्टर है मछली का। इसके अलावा जितने भी एनिमल आप देख रहे हो मेटाजोन्स मल्टी सेलुलर, आप बफेलो को देखो, आप काऊ को देखो, आप डॉग को देखो, आप ह्यूमन को देख लो, सब में नोटोकार्ड है। आप डॉग में देखिए, बफेलो को देखिए, हॉर्स में देखिए, सब में नोटोकार्ड है। वही नोटोकार्ड जो मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा है और वो पीछे का हिस्सा बैकबोन के रूप में चला गया है नीचे तक। हम लोगों में तो वर्टिब्रल कॉलम है, और लोगों में क्या है, जो डॉग, हॉर्स और इसकी हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट है। और उसी नोटोकार्ड, क्योंकि नोटोकार्ड एक स्टिक लाइक रचना है, एक क्षण रूपी रचना है, इसी नोटोकार्ड ने हमारे अंदर रिप्लेसमेंट कर लिया वर्टिब्रल कॉलम के रूप में। हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो गई, उसी का रिप्लेसमेंट है नोटोकार्ड का, वही रीढ़ की हड्डी में हम लोग के अंदर चेंज हो गई। इसीलिए तो बेटा हम लोग का फाइलम तो कार्डेटा है, लेकिन सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्योंकि हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम आर प्रेजेंट। तो हम लोग अपने में तो वर्टिब्रल कॉलम बताएंगे, लेकिन अगर हम और एनिमल की हम बात करें, बफेलो, काऊ, डॉग की बात करें, तो वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं कहेंगे, वहां नोटोकार्ड कहेंगे।
वो भी स्टिक लाइक रचना है, और तुम्हारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी स्टिक लाइक रचना है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए बेटा तो क्या तुम इरेक्ट पोस्चर हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, तुरंत तुम गिर जाओगे, ब्लॉकेज टूट जाएगा उसका। और जितनी वर्टिब्रा है तुम्हारे अंदर, आपको पता होना चाहिए आपके अंदर 26 वर्टिब्रा है। बच्चों में तो 33 होती है, लेकिन एडल्ट में 26 वर्टिब्रा होती है। और कुछ थोरेसिक वर्टिब्रा है, कुछ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, कुछ लंबर वर्टिब्रा है, कुछ कॉकिक्स है, ऐसे वर्टिब्रा है। 26 वर्टिब्रा से मिलकर वो पूरी वर्टिब्रा कॉलम बन रही है। तो कार्डेट में जो कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, पहला मेन कैरेक्टर याद रखना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहां है? नोटोकार्ड अगर ऐसे ये बनी हुई है तो इसके नीचे नर्व्स होती हैं। नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स होते हैं। हम लोग के अंदर भी तो न्यूरॉन है। तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो आज हमने आपको क्या बताया कि लिनियस ने जो 2 किंगडम अपनी क्लासिफिकेशन दिया था, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमिलिया, किसके आधार पे उन्होंने 2 किंगडम कहा? ये आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 किंगडम थ्योरी क्या है, जिसको आर.एच. विटेकर ने ये प्रपोज्ड किया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा जिसको लिनियस ने प्रपोज्ड किया था। अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको आर.एच. विटेकर ने ये क्लासिफाइड किया। आर.एच. विटेकर क्या कहते हैं कि जितने भी किंगडम है वो केवल 5 किंगडम है बेटा। और 5 किंगडम क्या है? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमिलिया। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि मोनेरंस क्या है। मोनेरंस का मतलब होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने मोनेरंस हैं वो सब प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। तो अब यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक, यहां पर एक टर्म आया है स्ट्राइकिंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम बेटा क्यों कह रहे हैं मोनेरा को कि ये प्रोकैरियोटिक है? हम क्यों नहीं कह देते कि ये यूकैरियोटिक है? हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस मोनेरा के अंदर किसी प्रकार का कोई वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। अगर किसी एनिमल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता तभी हम कहते कि वो यूकैरियोटिक है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं है, ना किसी प्रकार के कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना बेटा कोई ऑर्गेनेल्स है। ना तो माइटोकांड्रिया है, ना गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना राइबोसोम है, ना लाइसोसोम है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है। और जब कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब है कि उस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के स्थान पर इसमें जो चीज है वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है, केंद्राभ है, केंद्रक नहीं है, केंद्राभ है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है वो प्लाज्मिड के रूप में है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। और उसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए कैसा है? नॉन हिस्टोनस बेटा डीएनए है। नॉन हिस्टोनस डीएनए का मतलब है कि ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन 5 होती है, जैसे H1, H2A, H2B, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो डीएनए होता है नेक्ड डीएनए होता है, नॉन हिस्टोनस डीएनए होता है। इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन तभी होगी जब इसमें ये हमारी प्रोटीन पाई जाएगी पांचों। और अगर ये पाई जा रही है तो ऐसे डीएनए को हम लिंकर डीएनए बोलते हैं बेटा। और लिंकर डीएनए हमेशा यूकैरियोट्स में होता है, एनिमल प्लांट्स में होता है। और यहां पर क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है।
क्योंकि कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, कोई ऑर्गेनल्स है नहीं, और डीएनए कैसा पड़ा हुआ है, नॉन हिस्टोनस। तो अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब है एक क्लास है साइनोफाइसी। उस साइनोफाइसी के अंतर्गत एक ये बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, और इसका एक अदर नेम हम आपको बता दें बेटा, इसका एक दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। और दो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रमुख है, एक नॉस्टॉक और एक एनाबीना। नॉस्टॉक और दूसरा एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना दो ऐसी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो आज नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रही है। तो इसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहें या ब्लू ग्रीन एल्गी कहें, इसी में रखा गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, किसी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ना ही कोई ऑर्गेनल्स हैं, इसीलिए ये मोनेरा है। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया का मतलब है कि प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया, जो पुरातन बैक्टीरिया है, लंबे पुरातन समय का जो बैक्टीरिया है, उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, और बैक्टीरिया आप देखते हो ट्रू बैक्टीरिया वाटर में है, सॉइल में है, लैंड में है, हर जगह बैक्टीरिया विद्यमान है। आपके हैंड में भी बैक्टीरिया है, आपके रूम में भी बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। तो ये भी किसमें है, मोनेरा में। इसमें भी कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन, ना कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ना कोई ऑर्गेनेली, कुछ नहीं पाया जाएगा। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा लेडलवाई, जिसका व्यास होता है 0.1 से 0.1 म्यू माइक्रोन से 0.3 म्यू माइक्रोन। माइकोप्लाज्मा लेडलवाई, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं पीपीएलओ। इसका एक दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कभी काम में आएगा आपके। प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया में पी साइलेंट है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बेटा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ का नाम है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, और सबसे छोटी कोशिका है जिसको माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं। और याद रखना ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया के चारों तरफ तो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर स्लाइम लेयर भी बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर ये एक स्लाइम लेयर ऐसे बनी हुई है ये, लेकिन इसका ये सेल वॉल है बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, लेक है सेल वॉल की। तो माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कह रहे हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो पहला हमने बेटा बात किया क्या, मोनेरा। दूसरे पे आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है बेटा। इसको तुम नेक्ड आई से, ऐसा नहीं है कि तुम देख नहीं सकते, इसको देख सकते हो, तुम सब कुछ देख तो रहे हो, एनिमल को देख रहे हो, प्लांट्स को देख रहे हो, ह्यूमन को देख रहे हो, छोटे बड़े जीव जंतु को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, इसका मतलब यूकैरियोटिक है। और जब यूकैरियोटिक है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और पूरे बेटा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। माइटोकांड्रिया भी होगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, राइबोसोम भी होगा, लाइसोसोम, सभी कुछ होगा। तो इसमें क्या है, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिजम्स। और प्लांट और एनिमल क्या है? यूकैरियोटिक तो है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेल, बहुत सी एल्गी, एल्गी मल्टी सेलुलर भी होती है, कुछ यूनिसेलुलर भी होती है। तो यूनिसेलुलर एल्गी को रखा गया है। इसके अलावा प्रोटोजोआ को रखा गया बेटा। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ बहुत सारे होते हैं, इसके 4 क्लासेस होते हैं प्रोटोजोआ के। एक क्लास सार्कोडीना, एक क्लास मेस्टिगोफोरा, एक क्लास सीलिएटा और एक क्लास स्पोरोजोआ। जब डिटेल आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। इस प्रोटोजोआ के बहुत सारे होते हैं। और प्रोटोजोआ में नॉर्मल आप तो देखते ही हो, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। युगलीना क्या कहना, युगलीना तो एक ऐसा प्रोटोजोआ है बेटा जिसको तुम कनेक्टिंग लिंक कह रहे हो। नेचर ने क्या चीज उसके अंदर दे दी कि जब उसके अंदर क्लोरोफिल है तो अपना भोजन स्वयं बना ले रहा, युगलीना है ना। तो जब स्वयं अपने अंदर भोजन क्लोरोफिल है और अपना भोजन स्वयं बना रहा है, तो इसलिए उसका वो क्या कैरेक्टर है? प्लांट का कैरेक्टर है। और वो लोकोमोशन भी कर रहा है, फ्लैजला भी है। इसका मतलब क्या है? वो एनिमल का कैरेक्टर है। तो युगलीना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो यूनिसेलुलर एल्गी आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं बेटा, डायटम्स भी आते हैं। डायटम्स भी है छोटे छोटे फंगस के समान। इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, वो भी रखे गए हैं। और ये सब कैसे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स? ये सभी फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, सब में कोई ना कोई पिगमेंट है। स्लाइम मोल्ड्स को भी रखा गया है, ये भी सब इसी के अंतर्गत है। किसमें? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और कैसे हैं? सब प्रोटिस्टा है। थर्ड आता है फंजाई। फंगस, फंजाई की जो उत्पत्ति हुई है वो फफूंद से हुई है, फंगस से हुई है। और फंजाई का मतलब क्या है कि इसका अगर स्ट्राइटिंग कैरेक्टर्स देखें तो मल्टी सेलुलर। जितने फंजाई हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर है, लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन है, ईस्ट क्या होता है? ये एक्सेप्शन है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है। और ईस्ट को अगर देखें तो ईस्ट को कॉमन रूप से हम सैक्रोमाइसीज कहते हैं। सैक्रोमाइसीज की 3 प्रजाति है, एक सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, एक सैक्रोमाइसीज आक्टोस्पोरस और एक साइजोसैक्रोमाइकोडीज लुडविगी। ये जो सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी है, जिसका आज तुम प्रयोग कर रहे हो डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में पूरा उपयोग हो रहा है ईस्ट का। और 3 प्रजाति है सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, जिसका उपयोग आज ब्रेड बनाने में कर रहे हो। बेकरी इंडस्ट्रीज जो आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन है ब्रेड का बेकरी में है, और इसी ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन कर देता है, ये ईस्ट किण्वन कर देता है। तो मल्टी सेलुलर, नॉन क्लोरोफिलस, किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं है। और बेटा जब क्लोरोफिल है नहीं तो ये अपना भोजन तो स्वयं बनाएगा नहीं, ये तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होगा। और जब डिपेंड होगा तो या तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेगा, और नहीं तो पैरासिटिक रूप से प्लांट एनिमल के अंदर रहकर उसको डिसीज काज कर देगा और उसी से भोजन लेगा। तो नॉन क्लोरोफिलस है, हिट्रोट्रॉपिक है, सेल वॉल इसमें, और काइटिन, सेल वॉल जो बनी है वो काइटिन की बनी है। इसमें सेल वॉल तो है लेकिन वो काइटिन की है। प्लांट में भी सेल वॉल थी, अभी आपको बताया था, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। यहां पर सेल वॉल काइटिन की बनी है। काइटिन भी बेटा पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में 4 आते हैं, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन, एक सेलुलोज, एक काइटिन, है ना। तो ये क्या है? काइटिन भी इसी का कैरेक्टर है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो न्यूट्रिशन का प्रकार है वो क्या है? एब्जॉर्प्टिव है, अवशोषक है ना, एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ये क्या है? फंजाई का स्ट्राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें एग्जाम्पल फंजाई सच है, बहुत सारे इसके क्लासेस हैं, ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। बहुत सारे क्लासेस हैं इस फंजाई की, डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे अलग अलग। लेकिन याद रखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, इस ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई।
फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से हम जानते हैं क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसके बाद प्लांटी, अभी मैंने आपको 2 किंगडम में बताया था कि प्लांटी में मल्टी सेलुलर क्लोरोफिल उपस्थित है, सेलुलोज से मिलकर सेल वॉल बनी है और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। और अभी अगर इसके बात करें कि इसमें भी तो रिजर्व फूड मटेरियल था फंजाई में, लेकिन वो ग्लाइकोजन था। तो इसमें ये स्टार्टिंग फीचर्स है। और ये क्या है, एग्जाम्पल में मल्टीसेलुलर एल्गी को रखा है आपने, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारे प्लांट है। ये जो जिम्नोस्पर्म है इसको वुडी प्लांट कहते हो, एंजियोस्पर्म है उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हो, ब्रायोफाइटा है उसको प्लांट एम्फीबियस प्लांट कहते हो, जल और थल दोनों में है। टेरिडोफाइट्स है जिसमें रूट स्टेम लीव्स वेल डेवलप्ड है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हो उसको। तो ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट है। एनीमिलिया में हमने अभी बताया आपको डिटेल में, मल्टी सेलुलर है, मेटाजोन्स है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल भी बेटा नहीं है, ना कोई सेंट्रल वैक्यूल है, और एक्टिव लोकोमोशन प्रेजेंट है, अभी हमने बताया। और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब न्यूट्रिशन जो हो रहा है उसकी पाचन की क्रिया जरूर होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के उस एनीमिलिया में कोई न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। और इसमें आप देख रहे हैं कि एनिमल्स है, कैसे हैं, वही एनिमल जो नॉन कार्डेट से कार्डेट तक रखे गए। इसका मतलब सभी मेटाजोन्स है, पोरीफेरा से लेकर कार्डेट आता। तो ये हमने आपको बताया इतनी पूरी चीजें, ये इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है। अब अगर इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स हम देख लें कि इसका डायग्नोस्टिक फीचर कैसा है, तो आप ये देख रहे हो कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर है, आप देखिए ये। जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमी, जबकि फंजाई और प्लांटी इसमें क्या है, ये तीनों को अगर देखें, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन आप देखोगे ये जो मोनेरा है, मोनेरा में आप ये देख रहे हो कि किसी प्रकार की इसमें ये सेल वॉल तो यहां प्रेजेंट है, आप देख रहे हो सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर ये सेल वॉल एब्सेंट है। एनीमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये प्रोकैरियोट है, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया ये क्या है, यूकैरियोट है। तो एक ये डायग्नोस्टिक फीचर्स आपको दिखाया गया है कि इसके आधार पर कैसे हमने यूनिसेलुलर, कैसे मल्टी सेलुलर में बांटा है, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, किसमें सेल वॉल एब्सेंट है, ये सब चीजें, किसमें क्लोरोफिल है, किसमें बेटा नहीं है। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स बात की आपसे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आपको हमने लिविंग बीइंग्स क्या है वो बताया, नॉमेनक्लेचर क्या होता है वो बताया, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में बताया, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया मैंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो इतना, ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई आपकी।